अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दें। अच्छा जी, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस में अभी तक जो हमने देखा, हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन देखी कि क्या क्या चीजें इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल कर सकती हैं। हमने कहा कि एनी एक्टिविटी अंडर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और सिमिलर एडवेंचर जो कि आपको ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आपकी कोई इनकम को इंक्रीज करे, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाती है। हमने चार्जेबिलिटी क्राइटेरिया देखा, तो हमने देखा कि इंडिविजुअल और एओबी के लिए चार्जेबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है। हाउएवर कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, दैट इज एक्रूअल बेसिस। नोशनल इनकम और नोशनल एक्सपेंस की अगर बात करें तो नोशनल इनकम और नोशनल एक्सपेंस ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अभी रियलाइज नहीं हुए हैं, उनको आप टैक्स की दुनिया में ट्रीट कुछ भी नहीं करेंगे। नोशनल इनकम आपकी इनकम को बढ़ाएगा नहीं, नोशनल एक्सपेंस आपके एक्सपेंसेस को नहीं बढ़ाएगा। जैसे कि अनरियलाइज्ड गेन्स होते हैं, जैसे कि इम्पेयरमेंट लॉसेस होते हैं। उसके बाद फर्दर आगे हम चले तो हमने कहा कि ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड टू अर्न द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस आर अलाउड एक्सेप्ट दोस व्हिच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 21। तो हमने सेक्शन 21 पढ़ना शुरू किया। सेक्शन 21 वो सेक्शन है जिसके लिए टर्म यूज की जाती है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमने देखा ढेर सारे एक्सपेंसेस थे, जैसे कि पर्सनल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसी तरह आपको बता दिया गया एनी अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसी तरह एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ मेंशन्ड अंडर रूल 10। इसी तरह आपको कह दिया गया कि सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होंगी। आपको कल मैंने कंफर्म कर दिया था कि लिमिट फॉर पेमेंट इन कैश हैज बीन एनहांस्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन एंड सिंगल अकाउंट हेड। ठीक है जी, कल आपको मैंने ऑर्डिनेंस का पिक्चर भी भेज दी थी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पब्लिश होके आ चुके हैं। तो वो 2.5 लाख रुपए हो गए 50,000 से। इसी तरह दूसरी लिमिट भी एनहांस हो गई थी सिंगल ट्रांजैक्शन वाली। फिर आपको बताया गया सैलरी आपने कैश में नहीं देनी है, उसके लिए लिमिट रख दी गई है कि पर पर्सन पर एम्प्लॉय पर मंथ जो आपके लिमिट है वो 25,000 रुपीज कर दी गई है। इससे ज्यादा अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को तो वो आपने थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट ही पे करनी है। पेमेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, जहां आपने टैक्स काटना है, अगर आप टैक्स नहीं काट रहे तो आपको वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। हाउएवर एक्सेप्शन दे दी गई इन केस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड वेयर मैक्सिमम disallowed amount is 20% of the total purchase। आपने अगर रॉ मटेरियल 100 रुपए का खरीदा और आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं विद होल्ड किया तो मैक्सिमम जो डिसअलाउ एक्सपेंस होगा दैट इज 20 रुपीज या 20% ऑफ द टोटल परचेज। फिर आपको बता दिया कि अगर आप थर्ड शेड्यूल आइटम्स के ऊपर किसी किस्म की कमीशन पे कर रहे हैं तो दैट कमीशन अमाउंट इज अलाउड अप टू 0.2% only in case where person is filer। in case of non filer अगर आप 0.2% से ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो अमाउंट अलाउ नहीं होगी। however in case person is filer तो आप 0.2% ज्यादा भी कमीशन दे देंगे तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जिसको आप कमीशन दे रहे हैं उसका फाइलर होना इस केस में जरूरी होता है। हमने एक एग्जांपल भी की थी कि अगर रेसिपिएंट नॉन फाइलर है
तो फिर आपको एक्सपेंस मैक्सिमम 0.2% अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा हमने और एक्सपेंसेस देखे जो कि सेक्शन 21 के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, और हमने सबको उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा भी। उसके बाद हमने स्पेशलाइज्ड एक्सपेंसेस देखे, वो एक्सपेंसेस जो कि आपको अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए आप इनकर कर रहे हैं तो अलाउ हो जाते हैं सेक्शन 22 से सेक्शन 29 तक। आपको बताया था सेक्शन 22 से 25 तक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन, इनिशियल अमॉर्टाइजेशन और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। 26 से 29 इस चैप्टर में मौजूद है, वो हम यहीं पे करेंगे। उसमें पहला था साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। आपको बताया गया अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस करते हैं फॉर द सेक ऑफ योर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और आप उस पर साइंटिफिक रिसर्च करें, वो अलाउ नहीं होंगे। दूसरी चीज, दीज एक्सपेंसेस हैव टू बी इनकर्ड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से बाहर नहीं करेंगे जी। अगर ये पार्टली बिजनेस के लिए किए जा रहे हैं तो सिर्फ अगर तो क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि जी इतने परसेंट बिजनेस के लिए और इतने परसेंट बिजनेस के लिए नहीं है, तो आपको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा। लेकिन आमतौर पे ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जी इसमें कितनी परसेंटेज बिजनेस के लिए और कितनी बिजनेस के लिए नहीं है, क्योंकि आमतौर पर रिसर्च जो है वो तो होली एंड एक्सक्लूसिवली ही की जा रही होती है, उसमें परसेंटेज डिफाइन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए उसने लिख दिया गया कि बिजनेस पर्पस के लिए ही होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान में होना चाहिए, और अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को हायर किया हो तो दैट इंस्टीट्यूट हैज टू बी under the panel of या approved by FPR for the purpose of scientific and research expenses। वो आपने चीज जहन में रखनी है। These expenses has to be incurred within the tax year। अगर आप टैक्स ईयर में क्लेम नहीं कर पाते हैं तो आप अगले ईयर में इसे क्लेम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमने एम्प्लॉय ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन में देखा कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई हॉस्पिटलाइजेशन या एजुकेशनल एक्सपेंसेस करते हैं वो आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। इसी तरह अगर आप अपने इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय एफपीआर या स्कीम अंडर एफपीआर, तो वो आपको इंस्टीट्यूट पे खर्च किए जाने वाले एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। और तीसरा भी आपको ये कहा गया कि अगर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की ट्रेनिंग करवा देते हैं, वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि अप्रूव्ड है, तो वो एक्सपेंस भी आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट आपको बताया गया कि आमतौर पे मार्कअप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किसी भी नाम से हो, आपको अलाउ होते हैं जब आप वो बिजनेस के लिए कोई डेट लेते हैं और बिजनेस के लिए उसे यूज कर रहे होते हैं। साथ साथ आपको बता रही है क्या क्या चीजें प्रॉफिट ऑन डेट में आती हैं। हमने कहा कि बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन के लिए जो आप फी देते हैं, कौन फी देता है? ओरिजिनेटर, किसे? एसपीवी को, वो भी प्रॉफिट ऑन डेट है। इसी तरह आपको कह दिया गया है कि आप शेयर ऑफ प्रॉफिट टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौन? एचबीएफसी, एनडीएलसी या एसएमई, यानी कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉर्पोरेशन, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज बैंक्स, अगर वो उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई इन्वेस्टमेंट करता है या उनको कोई लोन देता है जिससे वो आगे अपने कस्टमर्स को लोन दे रहे होते हैं, तो वहां पे जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा एचपीएफसी, एनडीएलसी या एसएमई टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो भी प्रॉफिट ऑन डेट है। इसी तरह अगर आप बैंकिंग कंपनी है या बैंक है और अपने डिपॉजिट होल्डर्स को पीएलएस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मार्कअप या प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये भी बैंक के लिए प्रॉफिट ऑन डेट के तौर पे अलाउ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पार्टिसिपेंट टर्म सर्टिफिकेट होल्डर्स को कोई पेमेंट कर रहे हैं मार्कअप की, तो वो भी प्रॉफिट ऑन डेट के अंदर फॉल कर रहा होता है। इसी तरह लीज रेंटल्स फॉर द मूवेबल टेंजिबल एसेट्स, लीज रेंटल्स जो है ये आपको बता दिया गया है कि ये भी प्रॉफिट ऑन डेट होता है। हाउएवर जो आपके इसके अलावा चार्जेस होते हैं जैसे कि फाइनेंस लीज, बैंक चार्जेस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये अलाउ नहीं किए जा रहे होते हैं। तो ये हमने प्रॉफिट ऑन डेट किया था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो जी किसी का तो प्लीज आप पूछें, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन? आप चाहें तो माइक भी ऑन कर सकते हैं अगर लिखने में मसला है।
हाँ जी, गुड टू गो, चले आगे। अच्छा जी, एक पॉइंट आया था, कल मुझे स्टूडेंट ने कंफर्म करने के लिए पूछा था, दो तो मैंने उन्हें बता दिया था। अगर देखें, ये है तो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर देता हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को किसी किस्म की कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए रूल है 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट। ठीक है जी, विच एवर इज हायर वो इनकम में ऐड हो जाएगी। दूसरी चीज है कि अगर आप प्रॉपर्टी किसी को देते हैं किराए पे तो एनुअल रेंटल वैल्यू यानी कि जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है वो, या जो एक्चुअल रेंट रिसीव कर रहे हैं वो, विच एवर इज हायर, वो आप अपनी इनकम में बुक कर लें। ये दो सेपरेट चीजें हैं। अब दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, यानी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी दी किसी को किराए पे और उसने वही प्रॉपर्टी आपको दे दी अंडर एम्प्लॉयमेंट टर्म एज अकोमोडेशन। इन दैट केस आप एक तो अपनी इनकम में बुक करेंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है जी, और दूसरी तरफ जो आपको एक्चुअल रेंट मिल रहा होता है उस बंदे से, जिस जो आपका एम्प्लॉयर भी है और दूसरी तरफ आपका टेनेंट भी है, तो उस केस में आप एक्चुअल रेंट को अपनी इनकम में बुक कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जो यहाँ पर सेल्फ हायरिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको जो एक्चुअल रेंट मिल रहा होता है दैट इज योर इनकम। यहाँ पे हायर ऑफ वाला एलिमेंट नहीं होता है कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू या हायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर आपको जो एक्चुअल रेंट मिल रहा होता है दैट इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और जो आपको अकोमोडेशन मिल रही होती है 45% ऑफ बेसिक सैलरी से कंपेयर करके, वो आपको अपनी सैलरी में बुक करना होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को जी? ये पॉइंट जो था इसमें कोई मसला तो नहीं है? एक तरफ आप अपना रेंट जो है वो इनकम में बुक कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो लेके जा रहे होते हैं। तो वो अगर कोई किसी की कंफ्यूजन थी तो मैं क्या क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये हमने पॉइंट बड़ा क्लियरली डिस्कस किया हुआ था। ठीक है जी, जी वलीद क्लियर हो गया जी पॉइंट आपको? चले, अच्छा जी, आई कैप की अगर बुक में कहीं ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन है कि 4 मिलियन से ऊपर, 4 मिलियन वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जी उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो वो उसको सेपरेट ब्लॉक में ले ले या नॉर्मल टैक्स में ले ले, तो रूल जो है वो 4 मिलियन वाला ही है जी। वो 4 मिलियन कहीं मिस ना हो गया हो, तो वो 4 मिलियन है लिमिट। 4 मिलियन से ऊपर जो है वो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो ये अगर मिस हो गया तो मिस हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट लिखे हैं जी बैड डेट्स। बैड डेट्स सेक्शन 29 बनता है, बैड डेट्स। लिखें जी बैड डेट्स। सुना तो हुआ है ना आप लोगों ने टर्म बैड डेट्स क्या होते हैं? आप जब कोई चीज क्रेडिट पे सेल करते हैं और वो जिस बंदे को आपने क्रेडिट पे सेल किया है वो बंदा डिफॉल्ट कर जाता है, या वो बंदा पैसे पूरे नहीं दे पाता, या वो बंदा डिसअपेयर हो जाता है, सिंपली आपकी वो अमाउंट जो कि रिसीवेबल थी नाउ इज नो मोर रिसीवेबल, तो वो आप वहां पे उसे बैड डेट्स कर लेते हैं। ये टर्म याद है, सुनी हुई है अकाउंट्स में? ठीक है ना जी, तो अब हम इसे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि टैक्स में इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो वो हम अब देखते हैं। आप लिखें बैड डेट सेक्शन 29 के अंदर लिखें जी, बैड डेट shall be allowed as bad debts shall be allowed as admissible expense. Bad debts shall be allowed as admissible expense
if following conditions are met. If following conditions are met. अब जो आपको कंडीशन लिखवाने लगा हूं ये सारी की सारी मीट होंगी तो ही आपको ये बैड डेट एडमिसिबल एक्सपेंस के तौर पे अलाउ किया जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको अकाउंटिंग या अकाउंट्स में ये अलाउ हो गया हो या ना हुआ हो। टैक्स के लिए ये 3 कंडीशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मीट होंगी तो आपको ये एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। नंबर 1, the debt amount was previously included. The debt amount was previously included. The debt amount was previously included under income from business, chargeable to tax. Under income from business chargeable to tax. ठीक है जी। जब भी आप कोई चीज क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हैं, आप करते हैं डेटर्स या रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट करते हैं सेल्स या इनकम को। तो अगर ये एंट्री हुई है तो इसका मतलब ये आपकी इनकम के अंदर एक दफा तो ऐड हुआ है। ठीक है जी। नंबर 2 लिखिएगा, the debt is actually written off. The debt is actually written off in the accounts. यानी कि आपने अकाउंट्स में भी बैड डेट्स की एंट्री पास कर ली है। The debt is actually written off in the accounts. Number 3, there are reasonable grounds to believe that debt is irrecoverable. That debt is irrecoverable. There are reasonable grounds to believe that debt is irrecoverable. Now this point is very subjective. ये कैसे डिटरमिन किया जाएगा कि रीजनेबल ग्राउंड्स जो है उसको देख लिया गया है, उसको इंश्योर कर लिया गया है और टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पे इस पॉइंट के ऊपर आगे आपके ये एक्सपेंसेस फंसा लेता है, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड्स जो है, रीजनेबल ग्राउंड्स तो आपके नजर में और हो सकते हैं, टैक्स वाले की नजर में और हो सकते हैं। वो कहता है जी आपने चेक ही नहीं किया, बंदा हो सकता है आगे दे दे, तो इसके ऊपर मैच पड़ जाता है आमतौर पे। लेकिन अब चूंकि लॉ में लिखा हुआ है इसलिए हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन मीट होंगी तो आप कहेंगे जी मुझे ये एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए जाएं एज बैड डेट। ठीक है जी। तो ये 3 कंडीशंस दे दी गई हैं, इन 3 कंडीशंस को मीट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखें जो बेसिकली बैड डेट्स में आपको हेल्प करेंगे आपको समझने के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, the maximum bad debts allowed, the maximum bad debts allowed under this section, the maximum bad debts allowed under this section shall not exceed the amount, shall not exceed the amount, shall not exceed the amount of the bad debts written off, of the bad debts written off in accounts during the tax year, in accounts during the tax year। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स में अगर आपने 500 रुपए बैड डेट्स बुक किए
तो आपको टैक्स में 501 रुपए नहीं मिल जाएंगे। वो मैक्सिमम जो बैड डेट्स आपको अलाउ किए जाएंगे एज एक्सपेंस, दैट शैल नॉट बी मोर देन द बैड डेट्स अलाउड इन योर नॉर्मल अकाउंट्स। जो आपने अकाउंट्स में एंट्री डाली हुई है उससे ज्यादा आपको बैड डेट्स अलाउ नहीं किए जाएंगे। ये तो है एक पॉइंट। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट चीज लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में। अब ये जो हम लिखने लगे हैं इसके लिए आप एक छोटी सी हेडिंग दें, बैड डेट्स सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। बैड डेट्स सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, सब हेडिंग कह लें। बैड डेट्स के अंदर हम एक चीज को डिस्कस करने लगे, लिखें बैड डेट्स सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। लेकिन ना आपने बैड डेट की है और जिस बैड डेट्स को आपने एज एक्सपेंस बुक किया था वो आपको रिकवर हो जाते हैं। आपने तो ये सोचा था कि जी ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन समहाउ उसमें से कुछ पैसे आप रिकवर कर गए, चाहे आपने परसू किया था या जिस बंदे ने ये बैड डेट किए हुए थे जो पैसे लेके आपको दौड़ा हुआ था उसका ईमान जाग गया, या कोई भी ऐसी रीजन जिसकी वजह से ये पैसे अब आपको, जो आपने ये सोच लिया था कि ये तो मुझे नहीं आने, रिकवर हो जाते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो लिखें जी, in case any previously allowed bad debts, in case any previously allowed bad debts are subsequently recovered, bad debts allowed are subsequently recovered either in cash or in kind, either in cash or in kind, then following tax treatment, then THEN, then following tax treatment shall be made, following tax treatment shall be made। आगे नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा A minus B, A minus B। अब देखते हैं A और B क्या है। A minus B, where नेक्स्ट लाइन में where A क्या है, A क्या के लिखें, amount of bad debts recovered, amount of bad debts recovered, और B के सामने लिख लें B क्या है, तो नेक्स्ट लाइन में B is equal to difference between actual bad debts, difference between actual bad debts and bad debts allowed by tax department, and bad debts allowed by tax department। यानी कि लेट से आपने अकाउंट्स में 100 रुपए के बैड डेट्स किए, लेकिन टैक्स वाले ने कहा जी रीजनेबल ग्राउंड्स ये कहते हैं कि जी आपके 80 रुपए बैड डेट्स हुए, 20 रुपीज नहीं हुए, तो ये 80 रुपए वो अमाउंट है जो कि टैक्स, जो बैड डेट्स अलाउड किया था टैक्स ने, टैक्स डिपार्टमेंट ने, और 100 रुपए के एक्चुअल थे, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ये बी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल में भी करेंगे, लिखें जी नेक्स्ट लाइन में, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, if A is greater than B, क्या मतलब हुआ, इस इक्वेशन से आंसर पॉजिटिव आया। if A is greater than B, ब्रैकेट में लिख लें A minus B is equal to positive answer, A minus B is equal to positive। if A is greater than B, ब्रैकेट में लिख लें A minus B is equal to positive।
bracket close, comma, the difference shall be treated as income of the person. The income of the person. Treated as income of the person. Stop. Next line. If A is less than B. If A is less than B. ब्रैकेट में लिख लें A minus B is equal to negative. If A is less than B, ब्रैकेट में लिख लें A minus B is equal to negative. Comma. The difference shall be treated as further bad debts. The difference shall be treated as further bad debts. Further bad debts. Further bad debts. ठीक है जी. एग्जाम्पल लिखते हैं जी. एग्जाम्पल लिखते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को अपना व्हाट्सएप देखना होगा. मैं आपको एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप भेज रहा हूँ. ये मैं पिक्चर खींच ली है और मैं ये आपको व्हाट्सएप जरा भेजता हूँ. एक सेकंड मैं ये आप लोगों को सेंड कर दूं, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि मैं ये आपको यहाँ से भेज देता हूँ. ले जी, आपको व्हाट्सएप सेंड हो गया. प्लीज जरा चेक कीजिएगा क्या क्या आप लोगों को मिल गया. अच्छा जी, मैं पढ़ता हूँ जी. क्या है? मिस्टर सी इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. He claimed a deduction of 600,000 in respect of bad debt during tax year 2020. He was allowed deduction amounting rupees 500,000 against this claim. इसका मतलब है एक्चुअल बैड डेट्स उसने अकाउंट में बुक किए थे वो 600,000 के थे, लेकिन जो टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ किए those were 500,000. He received rupees 200,000 in respect of bad debts during the tax year 30th June 2020. What will be the amount of deduction of leak income while computing business income for the tax year 2021? ठीक है जी. ठीक है जी. अब देखें इसमें क्या हुआ. उसने कहा है कि जी उसने 6 लाख रुपए के एक्चुअल एक्सपेंस किए थे बैड डेट्स अकाउंट्स में, और बुक्स में उसको मिले हैं कितने जी, या टैक्स में उसको मिले हैं 5 लाख रुपए. अब उसे सब्सिक्वेंटली 2 लाख रुपए मिले हैं. ये जो आपको नजर आ रही है ना अमाउंट, 2 लाख रुपए रिसीव जो किए हैं. ही रिसीव्ड रुपीज 200,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ड्यूरिंग टैक्स ईयर 30 जून. इसे 2021 कर लीजिएगा. ये बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है. पिछले साल में इसने 6 लाख रुपए के एक्चुअल एक्सपेंसेस किए थे, जिसमें से 5 लाख इसको अलाउ कर दिए गए थे. अब अगले साल इसको 2 लाख रुपए उन 5 लाख में से रिसीव हो गए. अब इसकी एंट्री क्या करनी है. तो जी देखते हैं क्या होता है. हमें पता है कि अगर बैड डेट सब्सिक्वेंटली रिकवर हो जाए तो हमने एक एंट्री बनानी है A माइनस बी से. तो A हमारे पास क्या है जी. A हमारे पास है अमाउंट जो कि आपको सब्सिक्वेंटली रिकवर हुई है, दैट इज 200,000 रुपीज. ऐसे ही है जी. A हमारे पास
2 लाख रुपए। अभी आपने देखा कि ए से मुराद क्या है? ए से मुराद है बैड डेट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। और बी कितना होगा जी इस केस में? जी कोई बता सकता है? बी यहाँ पे 100K बनेगा। कैसे? बैड डेट्स एक्चुअल जो 6 लाख थे और बैड डेट्स जो अलाउ किए टैक्स डिपार्टमेंट दोज वर 500,000 रुपीज। तो 600,000 माइनस 500,000 तो 1 लाख रुपए बना, जो कि बी में आ रहा है। ए माइनस बी, ए 200,000, बी 100,000। इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आया बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसे ही है जी, ऐसी है जी। ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये अब आपके इनकम है, ये अब फर्दर बैड डेट्स हैं। ये अब आपकी इनकम आई है क्योंकि आपने देख लिया आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो आपकी ये इनकम होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये 1 लाख रुपए से आप अपनी इनकम इनहांस करेंगे फॉर टैक्स ईयर 2021 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, बैड डेट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। जी क्लियर? चलें जी आगे। उसके बाद आप लिखें, ये हमारे सेक्शन 22 से 29 तक जो एक्सपेंसेस वाला पोर्शन था उसमें 26 से 29 हमने कर लिया, बाकी 22 से 25 हम आगे करेंगे। आगे आप लिखेंगे, आप लिखें लायबिलिटी, हेडिंग दे नेक्स्ट, लायबिलिटी waived off, liability waived off, liability waived off। लिखें जी क्या होता है ये? इन केस, नेक्स्ट इसमें लिखें जी, हेडिंग के आगे लिखें इन केस any liability, in case any liability remained, any liability remained unpaid, in case any liability remained unpaid for 3 years, for 3 years, for 3 years from the end of tax year, from the end of tax year in which related expense was allowed, related expense was allowed, comma, the unpaid amount of liability, the unpaid amount of liability shall be treated as income, shall be treated as income under the head, shall be treated as income under the head income from business, income from business in the fourth year, in the fourth year, in the fourth year, ब्रैकेट में लिख लें, immediately after completion of, immediately after completion of 3 years, immediately after completion of 3 years, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिखें, मिस्टर हमीद, मिस्टर हमीद, मिस्टर हमीद purchased
purchased electronic items. Mr. Hamid purchased electronic items for normal repair and maintenance. For normal repair and maintenance for his shop. For his shop from Jamal Electronics. Jamal Electronics. Jamal Electronics. Full stop. The purchase was made on credit. The purchase was made on credit, amounting rupees 65,000 on 1st May 2015. 2015. Full stop. The amount remained unpaid. The amount remained unpaid and Jamal Electronics was shut down subsequently. Jamal Electronics was shut down subsequently. Full stop. Mr. Hamid, Mr. Hamid is not sure about this amount. Mr. Hamid is not sure about this amount and needs your advice. Full stop. चले. मिस्टर हमीद ने 65,000 रुपए की चीजें खरीदी 1 मई 2015 को एक दुकान से और वो उसने क्रेडिट के ऊपर खरीद ली, यानी कि पेमेंट नहीं की. एंट्री क्या की होगी इसने? जब इसने चीजें खरीदी होंगी एंट्री क्या की होगी? जी कोई जल्दी से बताएगा एंट्री क्या की होगी? expenses debit और पेबल या क्रेडिटर क्रेडिट. ठीक है जी. रिपेयर एंड मेंटेनेंस कह लें, एक्सपेंसेस कह लें, एक्सपेंसेस डेबिट और क्रेडिट इसने किया होगा, लोन या वो पेबल. अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई लोन या एक्सपेंस पेबल हो जाए और वो पे ना हो तो आप क्या करेंगे? ये टैक्स ईयर कौन सा था जी? 1 मई 2015 को इसने चीज खरीदी. टैक्स ईयर कौन सा बनता है? जी टैक्स ईयर कौन सा बनता था ये? 2015. हमने पढ़ा है कि जी जिस साल ये टैक्स ईयर खत्म होगा उससे आगे 3 साल आपने काउंट करने. तो टैक्स ईयर 16, 17, 18 ये 3 साल कंप्लीट हो गए उस 30 जून 2015 के बाद. अब 1 जुलाई 2000 कौन सा साल? 16 खत्म हुआ, 17 खत्म हुआ, टैक्स ईयर 18 खत्म हुआ. 1 जुलाई 2018 यानी कि ये कौन सा हुआ? टैक्स ईयर 2019. 1 जुलाई 2018 को this 65,000 amount shall be treated as income under the head income from business. ठीक है जी, तो लिख लें जी. Since the amount remained unpaid, solution में लिख लें जी. Since the amount remained unpaid,
comma, Mr. Hamid has to book. Mr. Hamid has to book income. Mr. Hamid has to book income under the head income from business. Under the head income from business. After completion of 3 tax years. After completion of 3 tax years. That is in tax year 2019. In tax year 2019 as income under the head income from business. ठीक है जी, अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। अब फिर इसी एग्जाम्पल के नीचे इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के। ऑन 15 June 2021, on 15 June 2021, the owner of Jamal Electronics, the owner of Jamal Electronics came to Mr. Hamid and demanded his outstanding amount. Full stop. After negotiation, Mr. Hamid paid rupees 55,000 as full and final settlement of payable amount. Full stop. Next line. Mr. Hamid is also not sure about this payment tax treatment and needs your advice. Full stop. आंसर में या सोल्यूशन में लिखें दोबारा चल के इसके नीचे लिखें जी, if any amount of unpaid liability was previously added under the head income from business, as income and subsequently
and subsequently paid back to paid back to the original supplier, paid back to the original supplier, comma, the amount paid shall be treated as admissible expense in a tax year in which such payment was made. Full stop. Hence, Mr. Hamid is allowed 55,000 rupees. Mr. Hamid is allowed 55,000 rupees as admissible expense under the head income from business for tax year 2021. For tax year 2021. For tax year 2021. ठीक हो गया जी? तो ये अनपेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया जी? अगर अनपेड लायबिलिटी 3 साल तक अनपेड रहे तो चौथे साल में उसको इनकम बना देते हैं, और अगर सब्सिक्वेंटली आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ जाती है तो फिर जिस साल आप पे करेंगे उस साल आप उसे दोबारा एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर लेंगे। सेक्शन 34 सबसेक्शन 7 सेक्शन 34 सबसेक्शन 7 है जी इसका। सेक्शन 34 सबसेक्शन 7। आगे लिखें जी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट हेडिंग है जी सेक्शन 35, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। Valuation of closing stock. लिखे जी सेक्शन 35 है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। The closing value of the stock in trade shall be calculated at lower of the following. Number one. Lower of the following. Number one, cost of the stock. Number two, net realizable value. NRV. Net realizable value.
ठीक है जी, जो दोनों में से कम अमाउंट होगी वो आपने यूज करनी है टू वैल्यू योर क्लोजिंग स्टॉक। नाउ आपको ये भी नहीं पता कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, ना आपको ये पता है कि नेट रियलाइजेबल कैसे कैलकुलेट होगी। तो जी हम दोनों के बारे में समझते हैं। ये हमारा सेक्शन है कि आप डिटरमिन कैसे करेंगे या कैलकुलेट कैसे करेंगे कॉस्ट एंड एनआरबी। ठीक है जी, तो पहले आप लिखें नेक्स्ट लाइन में नेट रियलाइजेबल वैल्यू। शायद आपने ये टर्म पहले कभी सुनी भी हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो लिखिए जी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है जी। NRV या नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द estimated selling price is the estimated selling price as reduced by estimated selling price as reduced by estimated estimated selling expenses, estimated selling expenses। ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें expenses necessary to make the sale, expenses necessary to make the sale, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। ठीक है जी, तो एनआरवी क्या है जी। लेट से आप कहते हैं कि जी मेरा कोई क्लोजिंग स्टॉक है, लेट से आपके पास चेयर्स रखी हुई हैं, आप फर्नीचर का कारोबार करते हैं और साल खत्म होने पे आपके पास 15 कुर्सियां बची हुई हैं। ठीक है जी, एक कुर्सी लेट से 700 रुपए की बिक सकती है, लेकिन आपने कहा कि उसको बेचने के लिए मुझे 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो चाहे कमीशन हो, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो शोरूम पे रखने के चार्जेस हो, व्हाटएवर, जो भी आपको लगता है कि इन एक्सपेंसेस को इनकर किए बगैर मैं एक कुर्सी नहीं बेच सकता, वो आप उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे। ठीक है जी, जो भी अमाउंट बनेगी, जैसे आपने कहा जी 700 रुपीज की एक चेयर है और 30 रुपए कम से कम वो एक्सपेंसेस हैं जो मैं इनकर करूंगा तो ये कुर्सी बिकेगी, तो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बन जाएगी 670 रुपीज की। क्लियर हो रही है जी बात। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेट सेलिंग प्राइस एज रिड्यूस्ड बाय एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक द सेल। ये तो हो गया एनआरवी। अब आते हैं कॉस्ट की तरफ। तो लिखें कॉस्ट क्या है जी। कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, the cost of the closing stock shall be calculated by using any of the following two methods. Number one, absorption costing method. Number two, prime costing method. Absorption costing method. Number two, prime costing method. अब ये देख लेते हैं ये दो बलाएं क्या चीज हैं। तो पहला लिखें absorption costing method। तो आप इनमें से कोई सा एक यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। तो पहले तो समझ लें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है क्या। लिखें जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड मींस cost of the stock as the sum of the following, as the sum of the following. Number one, direct material cost.
Number 2, direct labor cost. Direct labor cost. Number 3, total factory overheads. Total factory overheads. ब्रैकेट में लिख लें, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ब्रैकेट में लिखें आगे, इसके आगे वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल एंड फिक्स्ड ब्रैकेट क्लोज. समझ लें ये है क्या. लेट्स से चेयर ही है. चेयर में आपका मेन मटेरियल क्या होगा जी. मेन मटेरियल आपका वुड होगा, आपका फैब्रिक होगा, आपका फोम होगा. ठीक है जी. ये आपका चेयर के अंदर एक मेन रॉ मटेरियल ये यूज हो रहा होता है, तो इसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, जो आपका मेन मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है, इसे डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे. जो बंदा इस चेयर को बना रहा है, इनके दैट कारपेंटर जो इसको सारा असेंबल कर रहा है, बना रहा है, वो इसकी डायरेक्ट लेबर कहलाएगी. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो भी उसकी कॉस्ट होगी पर चेयर, वो उसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी. चेयर को फाइनलाइज करते हुए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी लग रहे होते हैं जो ना डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, ना डायरेक्ट लेबर में आते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस होते हैं. जैसे कि कोई ग्लू लग रही है थोड़ी सी, कोई नट बोल्ट लग रहे हैं, किसी किस्म के स्क्रूज आ रहे हैं, कोई छोटे से पहिए लग रहे हैं, या किसी किस्म का कोई पेंट या कोई और आइटम इस पे यूज हो रहा है. इसे हम ओवरहेड्स कहते हैं. ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं वेरिएबल, यानी कि हर चेयर के बनने के साथ वो यूज होंगे. अगर आपने 10 चेयर यूज करनी है तो वो 10 बार यूज होंगे. जैसे कि अगर एक चेयर पे 5 नट लगते हैं, स्क्रूज लगते हैं, तो एक चेयर पे अगर 10 लग रहे हैं तो 5 चेयर्स पे वो 5 से मल्टीप्लाई होकर लगेंगे. ठीक है. 10 चेयर पे 10 से मल्टीप्लाई होकर लगेंगे. ये वेरिएबल है. जितने नंबर ऑफ चेयर्स बढ़ती जाएंगी उतने ही वो नंबर ऑफ यूनिट्स लगते जाएंगे. दूसरा होता है फिक्स ओवरहेड्स. जैसे कि आप जिस जगह बैठ के बना रहे हैं वहां का किराया, जैसे कि आपने एक वर्कशॉप ली हुई है किराए पे, उसका मंथली रेंट 50,000 रुपीज है. अब आप वहां पे एक चेयर बनाए या 50,000 चेयर्स बनाए, आपको मंथ का रेंट फिक्स देना ही देना है. ठीक है जी. इसी तरह आपने वहां पे एक गार्ड खड़ा किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर आपने अकाउंटेंट बिठाया हुआ है. ठीक है जी. वहां पे आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई हुई है, वहां पे एक जैनिटोरियल स्टाफ है जो वहां सफाई कर रहा होता है. ये सारे के सारे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन के आप 1 यूनिट बना रहे हैं या 1,000 यूनिट बना रहे हैं, आपने इनको फिक्स पैसे देने ही देने. ठीक है ना जी. ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स. ठीक है जी. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड क्या है कि आप तमाम के तमाम डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि फिक्स्ड और जो आपका वेरिएबल पोर्शन है, वो मिला के आप एग्रीगेट करेंगे तो ये आपकी जो कॉस्ट बनेगी, इसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कहते हैं. क्लियर हो रही है जी बात. अब लिखें प्राइम कॉस्टिंग मेथड. प्राइम कॉस्टिंग मेथड is the cost of closing stock, cost of the closing stock, and is the sum of following, and is the sum of the following. Number 1, direct material, direct labor. Number 2, direct labor. And number 3, variable factory overheads. Variable factory overheads. क्या मतलब हुआ कि प्राइम कॉस्टिंग मेथड में फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो आपकी इन्वेंट्री का कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स बनेंगे. फिक्स ओवरहेड्स आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे. क्लियर हो रही है बात. प्राइम कॉस्टिंग मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का मतलब. नाउ किसने कौन सा यूज करना है. ठीक है जी. तो लिख लें अब नेक्स्ट लाइन में, फॉर द पर्सन्स, नेक्स्ट लाइन लिखिए, फॉर द पर्सन्स who are using, for the person who are using accrual basis of accounting,
for the person who are using accrual basis of accounting, comma, the only option to compute cost is absorption costing method. Full stop. Next line. For the person who is using receipt basis of accounting, has an option to either use prime costing method or absorption costing method. Full stop. अब जरा मुझे जल्दी से बताइएगा कि अगर कोई कंपनी तो वो अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेगी? कंपनी है, अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेगी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड या प्राइम कॉस्टिंग मेथड? और मुझे इसकी रीजन बता सकते हैं जी, क्यों एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे? क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन ही सिर्फ एक्रूअल बेसिस की है, और एक्रूअल बेसिस पे हमने कहा है कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के। तो अब आपके पास एक एनआरवी से एक वैल्यू निकलेगी और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वैल्यू निकलेगी, विच एवर इज लोअर वो आप यूज कर लेंगे टू कैलकुलेट योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर हो गई जी बात? अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी तो आपने इन इंफॉर्मेशन से नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी निकाल लेनी है और कॉस्ट भी निकाल लेनी है। जो दोनों में से कम होगी वही आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बनेगी। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया ये? फाइन, चले तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री तक। कल इंशाल्लाह हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है हमने, स्पेकुलेशन बिजनेस। कल जब इंशाल्लाह हमारा स्पेकुलेशन बिजनेस का टॉपिक कंप्लीट होगा तो हमारा टेक्निकली थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट 1 की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और कल इंशाल्लाह हम इसको पेपर में जैसे सॉल्व करने का जो फॉर्मेट होता है, जैसे हमने सैलरी का फॉर्मेट किया था वैसे फॉर्मेट हम इसका भी बनाएंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो अभी तक हमने चीजें देखी हैं उसको प्रैक्टिकली आई कैप रिलेटेड पहले हम नॉर्मल आसान एग्जाम्पल से और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आई कैप के भी न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे कि हमने पेपर में सॉल्व कैसे करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर यहीं साइन ऑफ करते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले आपके क्वेश्चन ले लेंगे कल रिपीट करने के बाद, और फिर आगे हम इसको स्पेकुलेशन बिजनेस और फॉर्मेट के ऊपर आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।